करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वो पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल। तो हम लोग जो है संकीर्ण कार्य के लिए पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर फाइल का प्रयोग जहां पे हमको समकोण में फाइलिंग करना होता है वहां पे हम लोग स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। और डेड नाइट फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं जहां पे हमको मेटल का, प्लास्टिक का और वुड का जो मेटल फाइन फिनिशिंग करना है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रेड नाउट फाइल का प्रयोग करते हैं। और स्विस पैटर्न फाइल जहां पे प्रिसीजन में यानी कि सूक्ष्म में फाइल करना रहता है वहां पे हम स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। ये जो है कई शेप और साइज और स्पेशल स्टाइल में ये स्विस पैटर्न फाइल मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि हम लोग किस फाइल का प्रयोग जो है वो संकीर्ण कार्य में करते हैं। तो पिलर फाइल का प्रयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। पिलर फाइल का प्रयोग हम लोग संकीर्ण कार्य के लिए करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वाई स्लॉटेड आर प्रोवाइड्स इन स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में जो है वो आपको क्यों दिया जाता है स्लॉट? तो स्लॉट इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग उसमें पिन को, स्प्लिट पिन जो है उसको फिक्स कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसल नट में स्लॉट जो दिया जाता है वो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ये जो गेज दिया गया है, लिमिट गेज, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि गो और नो गो दोनों एक ही साइड में है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसका अगला प्रश्न है हमारा कि इस गेज का नाम बताइए। ये गेज जो है हमारा क्या है? रिंग गेज है। रिंग गेज के द्वारा हम लोग किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास को चेक करते हैं रिंग गेज के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिंग गेज। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? जैसे कि किसी दो जॉब के बीच में कोई गैप है, उसको जांचने के लिए हम लोग किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो उसको जांचने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज और रेडियस गेज, ये दोनों गेज को पहचानने में छात्रों को परेशानी होती है। तो चलिए हम आज दोनों गेज को एक एक करके फिगर दिखा देते हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखिए ये हमारा फीलर गेज है। इसी के द्वारा हम लोग किसी जॉब के बीच के गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज, इसमें जो एक स्टील, हार्डन स्टील का ये स्ट्रिप बनी होती है, पत्ती बनी होती है, उसी को बीच में किसी जॉब को घुसाकर हम लोग इसको चेक करते हैं। और इसका जो है उस पर आपका जो साइज होता है वो लिखा होता है, 0.2 mm, 0.1 mm, इस तरह से वहां पे लिखा होता है। अब चलिए अगले गेज की ओर। तो ये है हमारा रेडियस गेज। रेडियस गेज के द्वारा हम लोग किसी जॉब के डायमीटर को चेक करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जॉब का है ये किसी ग्रूव को जांच करने के लिए, और ये जो है किसी बाहरी जो डायमीटर होगा उसको जांच करने के लिए, और ये जो है आंतरिक में होगा उसको जांचने के लिए इस रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। ये जो है फिलर गेज से साइज में देखने में ये इसका जो पत्ती होता है वो छोटा होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और छात्रों को फिगर पहचानने में परेशानी होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज जो है हम लोग साफ करते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसके द्वारा स्लिप गेज को साफ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कि विच मटेरियल इज यूज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। जिस लैपिंग प्लेट पे हम जो है चार्जिंग कर लिए हैं, अब हमको उसको धोना है, तो हम किस मटेरियल से धोएंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं किरोसिन। किरोसिन के द्वारा ही हम लैपिंग प्लेट को धोते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरोसिन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को जो है जंग से, डस्ट प्रूफ से, रस्ट प्रूफ से बचाने के लिए हम लोग पेट्रोलियम जेल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम जेली के प्रयोग से ही हम स्लिप गेज को जंग से बचाते हैं। जब रखना हो स्लिप गेज को तो क्या करते हैं, स्लिप गेज में पेट्रोलियम जेल लगा देते हैं और उसको बॉक्स में करके रख देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों स्लिप गेज जो है वो किस मटेरियल का बना होता है। स्लिप गेज जो है वो आपका हाई क्वालिटी का टूल स्टील का बना होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है What is the procedure to build up slip gauge for particular dimension? किसी विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो स्लिप गेज जो है क्या करते हैं, स्लिप गेज पीसेज में आते हैं, 112 पीसेज में जो आते हैं BIS के द्वारा। और उसको क्या करते हैं कि जब हमको एक से अधिक स्लिप गेज को प्रयोग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें रिंगिंग ऑपरेशन करते हैं। और रिंगिंग ऑपरेशन के द्वारा ही आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंगिंग ऑपरेशन, ये जो है स्लिप गेज है। यहाँ पे स्लिप गेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्लिप गेज के पीछे और रिंगिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक से अधिक स्लिप गेज को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है स्टार्ट रिंगिंग विथ लार्जेस्ट स्लिप गेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा साइज का स्लिप गेज है उसको लगाते हैं, उसके बाद हम लोग छोटे साइज का स्लिप गेज लगाते हैं। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए कि स्लिप गेज को पार्टिकुलर डायमेंशन में बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इस गेज को पहचानिए, ये कौन सा गेज है। तो ये हमारा क्या है, एडजस्टेबल स्नैप गेज है। इसके द्वारा देखिए यहाँ पे एक एनविल लगा हुआ है दो, उसी को एडजस्ट करके किसी जॉब को जब हम जांचते हैं तो इसको घटा बढ़ाकर किसी जॉब को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसे कहा गया है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, which finishing process have high degree of dimensional accuracy। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है। तो जानते हैं कि फिनिशिंग प्रोसेस जो है हमारा वो है लैपिंग हॉर्निंग। तो हम लोग में से सबसे सटीक फिनिशिंग जो है वो हमारा क्या है, या इस ऑप्शन के अनुसार वो लैपिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैपिंग। हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए इस ऑप्शन के अनुसार लैपिंग करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स। किस अपघर्षक या एब्रेसिव का उपयोग नर्म इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका जो है सॉफ्ट मटेरियल और नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं या एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं और भी जो सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड और बोरॉन कार्बाइड है उसका यूजेज। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है हार्ड स्टील होता है, उसको
लैपिंग करने के लिए हम लोग ये सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि ज़्यादा मात्रा में जब आपको मटेरियल रिमूव करना हो तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। डायमंड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें टंगस्टन की लैपिंग करनी होती है, टंगस्टन के मेटल की लैपिंग करनी होती है, वहाँ पे हम लोग डायमंड का प्रयोग करते हैं। और बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग जहाँ पे हम करते हैं डाई और जो गेज वगैरह होते हैं उनको यदि हमको लैपिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट के सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों देखते होंगे लैपिंग प्लेट होता है और उस पर ग्रुप्स बने होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं। वो ग्रुप्स बने क्यों होते हैं? तो वो ग्रुप बने होते हैं कि टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। जैसे कि होता क्या है कि जब हम लोग चार्जिंग करते हैं तो वहां पे जो है एब्रेसिव क्या होता है कि उसमें रह जाते हैं। यदि प्लेन होता तो वो गिर सकता था। तो इसलिए जो है टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए लैपिंग प्लेट पे जो है वो ग्रुप्स बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ये जो बॉक्स दिखा गया है ये कौन सा हार्डनिंग करने का विधि है? तो ये जो है हमारा क्या है, पैक कार्बोराइजिंग। अगले प्रश्न, ये जो विधि है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? ये सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है? काफी छात्र जो है इस प्रश्न में गलत आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सरफेस हार्डनिंग में ये इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग का आज पूरा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग गलत कर देते हैं जब फिगर दिया जाता है। तो ये जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्लेम है और फ्लेम जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा जो है फ्लेम हार्डनिंग का एक मेथड है। आइए देखते हैं कि और भी कितने इंडक्शन हार्डनिंग को। अब देखिए दो फिगर से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन इंडक्शन हार्डनिंग है और कौन फ्लेम हार्डनिंग है। तो देखिए यहाँ पे फ्लेम हार्डनिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको फ्लेम जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ बर्न कर रहा है, जलते हुए दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, और ये जो है गैस और दिया जाता है, गैस के द्वारा फ्लेम हार्डनिंग किया जा रहा है। और ये जो है बर्नर दिखाया जा रहा है, ये जो है बर्नर है और यहीं पे बर्नर में जो है गैस के माध्यम से बर्नर के द्वारा क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। और इसकी यहीं से ये जो है हार्ड होता है। अब क्या देखिएगा कि इंडक्शन हार्डनिंग में जो है कॉपर का कॉइल लगाया जाता है, कॉपर का वायर लगाया जाता है, ट्यूब लगाया जाता है और इसके द्वारा ही हार्डनिंग किया जाता है। तो इसमें आपको फ्लेम नहीं दिखेगा, बट जो फ्लेम हार्डनिंग में आपको फ्लेम दिखेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक जॉब वर्कपीस है और उस पे जो है कॉपर का ट्यूब लपेटा हुआ है और उसके द्वारा वो हार्डनिंग किया जा रहा है। और ये जो हार्डनिंग होता है इंडक्शन हार्डनिंग, वो स्केल इसमें नहीं होता है। मतलब कि जो भी किसी को हार्ड करते हैं तो वो स्केल आ जाता है, वो इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाई कूलिंग। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया जो है उष्मा उपचार, उसको क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों 400 से नीचे में हम पुनः जो है हार्ड स्टील को फिर गर्म करके ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेम्परिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाई इज टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो दोस्तों टेम्परिंग किया जाता है
टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जब हम टेम्परिंग करते हैं तो टफनेस और हार्डनेस जो है रेगुलेट किया जाता है, हार्डनेस को कम किया जाता है और टफनेस को बढ़ाया जाता है, इसीलिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनलिंग इन स्टील, स्टील में एनलिंग का क्या उद्देश्य है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनलिंग टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनलिंग के द्वारा हम लोग करते हैं टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग एनलिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहीं कहीं दोस्तों रिफाइन द ग्रेन साइज स्ट्रक्चर ऑफ स्टील भी दे दिया जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मलाइजिंग के लिए यूज होता है, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर एंड ऑफ स्टील। बट जो एनलिंग के लिए हम लोग ऑप्शन जो इसका करेक्ट होता है वो टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जो फिगर दिया गया है इसमें ये की जो है वो कौन सा की है? वो फीदर की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीदर की। इसका अगला प्रश्न है कि व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की का उद्देश्य क्या है? तो की का मुख्य उद्देश्य जो है वो टू ट्रांसमिट द टॉर्क, टॉर्क को संचारित करने के लिए जो है वो की का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज का काफी महत्वपूर्ण सेशन रहा और ये जो है आपके आने वाले ITI, CTI, अप्रेंटिस या कोई भी टेक्निकल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए। चल फिर मिलते हैं नए वीडियो में।